नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ मैं आपको। पिछले संडे यानी 11 अगस्त 2024 को मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये बताया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट एग्रीकल्चरल लैंड पे एप्लीकेबल है या नहीं। और अगले दिन 12 अगस्त को जो मंडे था, मैं हाई कोर्ट में नई बिल्डिंग से मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से मुझे कोई आवाज़ दे रहा था, दिलीप जी, दिलीप जी। फिर मैं रुका, देखा मेरे एक फ्रेंड आए हैं और उन्होंने मुझसे जो बात कही बहुत इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि आपने जो कल वीडियो अपलोड किया है उसमें कुछ डिफरेंट लॉज हैं और रिसेंटली एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें इसको ये डील किया गया है कि एग्रीकल्चरल लैंड पे इंडियन सक्सेशन एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। मुझे भी बड़ी जिज्ञासा बढ़ी कि मैं भी जानूँ वो क्या चीज़ है। फिर मैंने उनसे ये कहा कि भैया आप वो जजमेंट बताइए कौन सा है। फिर उन्होंने शाम को एक जजमेंट भेजा और मैं सबसे पहले तो अपने उस फ्रेंड को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया और इस चीज़ को ऐसे देखा। और मैं सच कहूँ तो मैं कन्फेस करता हूँ कि जी मेरा ये जर्नी है। कई बार मुझे लगता है कि वीडियो बनाना बहुत बहुत टैक्सिंग हो रहा है या मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो ऐसे लोगों की ही पार्टिसिपेशन की वजह से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। सो मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ अगेन। अब जिस केस का उन्होंने ज़िक्र किया और जिसका उन्होंने भेजा उसमें क्या होता है कि ईश्वर सिंह की विधवा और उसकी बेटी उनकी ईश्वर सिंह के डेथ के बाद कोई एग्रीकल्चरल लैंड उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि सेक्शन 50 ऑफ दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है उसके वो अपने आप में कंप्लीट कोड है और उसमें वीडो को और डॉटर को मेल डिसेंडेंट के बाद रखा गया है। तो सारा ज़मीन उनके पोतों को मिल जाती है, ईश्वर सिंह के पोतों को, और उसकी वीडो को और बेटी को नहीं मिलते। तो फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं सेक्शन 50 ऑफ डीएलआर एक्ट और कहते हैं कि ये अल्ट्रा वायरस है, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है आर्टिकल 14, 15 और 254 और 21 के कॉन्टेक्स्ट में। ईश्वर सिंह के बेटियों की डेथ भी उनके लाइफ टाइम में हो जाती है, तो सारी प्रॉपर्टी जो है उनके ग्रैंडसन के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में चला जाता है, उसको चला जाता है। तभी उन्होंने फाइल किया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था सेक्शन 50 ऑफ डीएलआर एक्ट का। और जो चैलेंज था वो मेनली 3 ग्राउंड पे था। पहला तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ये डिस्क्रिमिनेटरी है औरत के खिलाफ और वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन वकालत करता है। तीसरी बात उन्होंने कही कि हिंदू सक्सेशन एक्ट ये प्रिवेल करेगा सक्सेशन को लेकर और दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट पे। डिवीज़न बेंच इस रिट को सुनता है और उसके बाद वो डिसमिस कर देता है इस ग्राउंड पे कि जो दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 है उसको 9th शेड्यूल में रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के और जो प्रोटेक्ट करता है इसको। और ये रखा गया था केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का 1973 में जो जजमेंट आया था 1973 को, तो उसके पहले ये 9th शेड्यूल में रखा गया था। तो वो प्रोटेक्टेड है कंसिडरिंग, अगर हम उसको आर्टिकल 31B के कॉन्टेक्स्ट में देखें, और उसको इम्यूनिटी मिलता है जुडिशियल रिव्यू से। तो इस ग्राउंड पे डिवीज़न बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको ये कर दिया। हम जिस केस का जिक्र कर रहे हैं वो केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम होता है हर नारायणी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इसका साइटेशन अगर हम देखें तो AIR 2022 SC 4632। इस जजमेंट को लिखा है जस्टिस विक्रम नाथ ने 20 सितंबर 2022 को, और जिस डिवीज़न बेंच में जिसको उसको सुना गया उसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता थे और जस्टिस विक्रम नाथ थे। अब सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट दिया गया अपीलेंट के द्वारा, मतलब जो वीडो और ईश्वर सिंह की वीडो और उसके डॉटर के वकील थे उनके द्वारा, उनका यही कहना था। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि सक्सेशन एक्ट प्रिवेल करेगा। दूसरी बात वो कही कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी एग्रीकल्चरल लैंड को इम्यून किया गया था सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 के द्वारा, जो ये कहता था कि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा एग्रीकल्चरल लैंड पे। तो उसको भी अब 2005 में हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है 2005 के अमेंडमेंट से। तो जब वो
जो एक सिक्योरिटी थी और जो एक इम्यूनिटी थी एग्रीकल्चरल लैंड को, वो ख़त्म हो गया है। इसलिए अब हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रिवेल करेगा सक्सेशन के मामले में। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो लॉ लेट डाउन हुआ है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में, वो रिट्रोस्पेक्टिव है, तो पीछे से लागू होगा। इसलिए जो प्रोविज़न है सेक्शन 50 DLR एक्ट को, दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट को, वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है और डिस्क्रिमिनेटरी है सेक्स के ग्राउंड पे। तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया। अब इस केस में एक मिस्टर आनंद यादव हैं, मेरे भी जानकार हैं, उनको अमाइकस क्यूरी बनाया गया था। तो उन्होंने जो आर्गूमेंट किया कि जो वही सबसे पहला आर्गूमेंट वही जिस ग्राउंड पे इस हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को डिसमिस किया था कि ये 9th शेड्यूल में रखा हुआ है और जो सेफ गार्ड है इस एक्ट को 31A और 31B आर्टिकल 31A और 31B के संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो दूसरी बात ये कहा कि जो ये सक्सेशन एक्ट है वो एक जनरल लॉ है, जबकि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट एक स्पेशल लॉ है। और अगर इसके हम प्रियम्बल और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो ये हित में है समाज के कि ये लैंड का डिवोल्यूशन एज पर सेक्शन एग्रीकल्चरल लैंड का डिवोल्यूशन सेक्शन 50 के अनुसार हो। तो बेसिक आर्गूमेंट यही था। सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे पहली बात ये कही कि भाई देखो 24/4/1973 को जिस दिन जजमेंट आया था केशवानंद भारती का, उसके पहले जो भी लॉ जिसको 9th शेड्यूल में रखा गया है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। इसलिए जो DLR एक्ट है और उसका सेक्शन 50 है जिसको चैलेंज किया गया था, वो सही है और वो प्रिवेल करेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट पे। दूसरी बात कि जहाँ तक रिपग्नेंसी की सवाल है कि भाई सेंट्रल एक्ट भी है और स्टेट एक्ट भी है, तो इस रिपग्नेंसी केस में अगर कन्फ्रंटेशन के केस में सेंट्रल एक्ट प्रिवेल करेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो सेंट्रल एक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में बना हुआ है, जो स्टेट एक्ट है वो एंट्री 18 स्टेट लिस्ट के ज़रिए बना हुआ है। तो बोला कि रिपग्नेंसी यहाँ मतलब ही नहीं है, क्योंकि रिपग्नेंसी तब आती है और प्रिवेल करने के बाद तब आती है जब दोनों ही कंकरेंट लिस्ट में बने हुए लॉज हों। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्ट है दिल्ली रिफॉर्म एक्ट और उसका सेक्शन 50 है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। हाँ, तीसरी चीज़ जो कहा गया कि भाई जो सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 था हिंदू सेक्शन एक्ट का, जो एग्रीकल्चरल लैंड को प्रोटेक्ट करता था उस और हिंदू सेक्शन एक्ट उस पर एप्लीकेबिलिटी को रोकता था, वो डिलीट किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि यहाँ पे जो डिवोल्यूशन और इनहेरिटेंस शुरू होता है जिस दिन उसकी डेथ होती है ईश्वर सिंह की और या उसके फादर मुख्तियार सिंह की 1997 में, तो 1997 में ये प्रेजेंट था जो सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 है हिंदू सेक्शन एक्ट का, वो प्रेजेंट था, उसमें एप्लीकेबल था, प्रिवेल करता था। इसलिए इसका जो ये आर्गूमेंट है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील को डिसमिस किया और ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बरकरार रखा। जो सेक्शन 50 DLR एक्ट है जो सक्सेशन में वाइफ को और डॉटर को बाद में लाता है और पहले मेल डिसेंडेंट को लाता है, बेटा को अगर बेटा नहीं है तो पोता को, तो उस चीज़ को बरकरार रखा। और मेरा जो टेक है कि इस चीज़ को जो DLR एक्ट प्रिवेल किया उसके पीछे वजह था इसका 9th शेड्यूल में होना, और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने दोनों इस ग्राउंड को बहुत वैल्यू दी और इसी बेसिस पर मेनली उन्होंने रिट पिटीशन को डिसमिस किया हाई कोर्ट ने और SLP को डिसमिस किया सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा कि ये 24/4/1972 के पहले का लॉ है, 73 के पहले का किया गया है, उसको 9th शेड्यूल में डाला गया है। तो मैं अपने फ्रेंड को ये कहना चाहता हूँ कि जो केस हमने डिस्कस किया था वैजानाथ वर्सेस गुरम्मा, वो 99 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें जो हैदराबाद में एप्लीकेबल लॉ था उसको 9th शेड्यूल में नहीं रखा गया था। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रिवेल करेगा उस पर। और यहाँ पे जो मेन वजह था
जो कि DLR एक्ट, दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट को प्रोटेक्शन मिला हुआ था 9th शेड्यूल का। तो दोनों लॉ अपने अपनी जगह पर करेक्ट हैं और होप मेरे फ्रेंड को इस डिस्कशन से ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपका भी अगर कोई इशू है जो एग्रीकल्चरल लैंड के डिवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उस पर कोई बेटर जजमेंट लेकर कोई जो बेहतर तरीके से डील कर रहा हो इस इशू को आप तक पहुँचो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अपने इश्यूज़ को शेयर करना मुझसे मत भूलिए, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।